Hey guys, hi and welcome back to my channel which is called as Thakkars Commerce and Finance Academy। एक ही मंत्र है हमारा, क्वालिटी एजुकेशन, सस्ते से सस्ते दाम में चीप कॉस्ट में पहुंचना चाहिए आप तक और आपका टाइम बचना चाहिए। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस 12th क्लास पूरा 12वीं में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए जितना आप ज़्यादा टाइम सेव करोगे उतना आप ज़्यादा टाइम पढ़ाई के पीछे लगा पाओगे, उतना आप ज़्यादा टाइम थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, स्टडी लाइफ बैलेंस, ठीक है, अपना थोड़ा जो टाइम है फ्रेंड्स के साथ बिता पाओगे, थोड़ा टाइम आप फ्रेश हो पाओगे, थोड़ा टाइम आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा लगा पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट विच विल हेल्प यू अचीव ग्रेटर परसेंटेज इन 12th क्लास, राइट। तो ये तीनों सॉल्यूशन जो होता है, मार्केट में सबसे बड़ी नीड है क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी नीड है कि सस्ते दाम में होना चाहिए, सबसे बड़ी नीड है कि टाइम से होना चाहिए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ मैं, और ये है मेरा कोचिंग क्लासेस विच इज कॉल्ड एज ठक्कर्स कॉमर्स एंड फाइनेंस एकेडमी। कहीं भी आने जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो, पंखे के नीचे एसी से बैठ के आराम से आप पढ़ाई करो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी चीप कॉस्ट। अभी तो हालांकि आप बहुत सारी वीडियोस जो है मेरा आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यस इस पे चार्जेस जल्द से जल्द लगने वाले, बट डू नॉट वरी गाइस, इवन दैट कॉस्ट इज वेरी मच अफोर्डेबल। अगर मैं वो कॉस्ट के बारे में अगर आपको हिंट दूं, ठीक है, तो हिंट कुछ ऐसा हो सकता है कि समझ लो कि एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे पास, एक साल में 365 दिन है, राइट। तो आपको मैं फीस ही इतना सस्ता करके दूंगा ना कि पर डे का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पर डे का सिर्फ मिनिमम 3 या 4 रुपए आपको कॉस्ट पड़ेगा, राइट। अभी एक दिन का 3 या 4 रुपए का चॉकलेट वगैरह तो आप लोग वैसे भी लेते ही रहते हो बचपन में, ठीक है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी मच कॉस्टली। एक ऐसा सॉल्यूशन ला रहा हूं मैं पूरे देश भर में, इंडिया भर में, कि मेरे साथ सब लोग जुड़ सके इस ग्रोथ में, ताकि आप लोग भी ग्रो हो सको, हम भी ग्रो हो सके, सबका साथ सबका विकास, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम गोइंग टू प्लान एंड टू डू इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स एंड विच आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग, और मैं आगे भी करता रहूंगा, ठीक है। बस आपका साथ और सहकार चाहिए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और कुछ डाउट्स वगैरह होता है तो आप मेरे इस तीनों हैंडल्स के द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हो। और स्पेशली इस ये जो ठक्कर्स कॉमर्स क्लासेस नाम का मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, जो वहां पे मैं कैसे जोक्स वगैरह अपडेट करते रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जोक्स वगैरह भी होना चाहिए लाइफ में। तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ आप वहां पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद द 12th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, राइट। तो एज्यूम कर लो कि एक छोटी सी फर्म है, उसने ना अब तक मतलब बिजनेस इतना बड़े लेवल पे चालू नहीं किया है, छोटी सी फर्म है, 4 साल पहले चालू हुई थी, राइट। तो ये जो छोटी सी फर्म है ना, एज्यूम कर लो कि एक सिंगल ओनरशिप फर्म है ये, मतलब सोल प्रोपराइटर है, समझ लो कि मैं अकेला ये फर्म चला रहा हूँ। मैंने कंटिन्यूस 4 से 5 साल तक वो फॉर्म चलाया, स्टेबल बिजनेस ग्रो किया, प्रॉफिट्स करना चालू किया, और अब मुझे महसूस हो रहा है कि यार इस फॉर्म को और बड़ा बनाने के लिए मुझे इसको एक्सपांड करना जरूरी है, इसको डेवलप करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर उसको एक्सपांड करना रहेगा, उसको डेवलप करना रहेगा, तो मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अकेला नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कोई और साथ में चाहिए, मतलब फॉर एक्सपांशन थर्ड पार्टी हेल्प इज वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज सब लोग का साथ रहता है, सहकार रहता है, तभी हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, राइट, मैनी अ टाइम्स। सो व्हाट हैपेंस इज, सो मैंने क्या किया, इफ अगर समझो कि मैंने 2 पार्टनर्स को और ज्वाइन किया मेरे साथ, सो 2 और मोर पर्सन्स वर कॉम्पिटेंट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, मेक एन एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, चलो मैं तो सोल प्रोपराइटर था, मैंने और 2 लोग को पकड़ के लाया, उनको बोला कि चलो मेरा ये बिजनेस मॉडल है, आप मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ सकते हो, हम लोग इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, इसका एग्रीमेंट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जब भी मैं किसी नए को इंट्रोड्यूस करूंगा अपने यहाँ पे फर्म में, राइट, तो उन लोग के साथ मैं कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स करूंगा, उन लोग के साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ताकि वो अपने बातों से मुकर ना जाए फ्यूचर में, ठीक है। इसको हम लोग यार डिटेल में सीखेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि फर्म को बड़ी करनी है, डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, तो मैंने 2 लोग को अलग से ज्वाइन करवाया खुद के साथ, ठीक है। तो अभी देखो ये 2 लोग कौन है, सपोज समझ लो कि पहला इंसान ये है राम और दूसरा इंसान है श्याम, ठीक है। चलो श्याम थोड़ा सा बुढ़ा है, पर कोई बात नहीं, किसने कहा यार कि यंग और बुढ़े की जोड़ी नहीं बन सकती है, आराम से बन सकती है, ठीक है। तो राम और श्याम 2 लोग हैं, राइट। इन्होंने क्या किया, दे मेक एन एग्रीमेंट, इन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग है ना एक रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस की तरफ, राइट। मतलब जब भी एक पार्टनरशिप होता है ना, तो पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स है ना कुछ अपना कैपिटल लाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल राम ने 1 लाख लाया, श्याम ने 1 लाख लाया, दोनों ने मिला के 2 लाख लाया, राइट? तो दे कॉन्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड कैपिटल, इसका मतलब ये दे कॉन्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड कैपिटल, दे रन अ लॉफुल बिजनेस, मतलब अवैध बिजनेस नहीं करते वो लोग, एक ऐसा बिजनेस जिसको गवर्नमेंट के नजर से एक लॉफुल बिजनेस माना जाता है, ऐसा बिजनेस वो लोग करेंगे। और हर एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? द हर एक बिजनेस का मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है? बिना प्रॉफिट्स के तो कोई चीज होती ही नहीं ना दुनिया में, राइट? हमारा फायदा हम लोग देखते ही है कहीं ना कहीं। सो द मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप विल बी टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन द एग्रीड प्रपोर्शन, मतलब प्रॉफिट्स अर्न करके अकेला राम लेके जाएगा या अकेला श्याम लेके जाएगा, वैसा तो होने वाला नहीं है। एक एग्रीड प्रपोर्शन रहेगा, एक एग्रीमेंट रहेगा कि अगर प्रॉफिट्स हुआ तो हम लोग ये रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट लेंगे, ठीक है? तो वो सब चीजें मेंशन्ड होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में, एक पार्टनरशिप डीड में, ठीक है? तो ये जो तीनों वर्ड्स है ना, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि प्रॉफिट्स अर्न करना मेन मोटिव होता है और प्रॉफिट्स को एग्रीड प्रपोर्शन में बांटा जाता है सभी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है? एंड दिस टाइप ऑफ यूनियंस माय डियर फ्रेंड इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले पार्टनरशिप को नटशेल में मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके दिया हुआ है कि पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीमेंट होता है, रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, लॉफुल बिजनेस रन करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव होता है, ठीक है? तो ये चीजें थोड़ी याद रखना आप, ओके? एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोट माय डियर फ्रेंड्स, नोट दिस थिंग वेरी केयरफुली, दैट द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, जैसे कि राम और श्याम दोनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया है, अगर आप उनका इंडिविजुअल बात करें तो राम इज अ इंडिविजुअल पार्टनर, श्याम is an individual partner. So again read this line. The persons who have entered into the partnership are individually known as partner. So Ram एक partner है, श्याम एक partner है, and they both together collectively are known as a firm. मतलब राम और श्याम को दोनों को मिला लेंगे तो वो एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है वो, ठीक है? तो ये चीज याद रखना है, कुछ ज्यादा नहीं। आपको शायद ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकता है कहीं ना कहीं कि इंडिविजुअली अगर कोई हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे कि फर्म बोलेंगे? तो उसको पार्टनर बोलना है इंडिविजुअली अगर कोई रहा तो, और कलेक्टिवली की बात हो गई तो फर्म हो जाते हैं वो, ठीक है? चलो, नाउ डेफिनेशन सेज दैट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, relationship between the partners, or sorry, relationship between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है? नाउ इसमें ना एक चीज अच्छे से ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि राम और श्याम दोनों अपने बिजनेस पे खून पसीना लगाए। ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहा गया है कि इट्स एन एग्रीमेंट, इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन वो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब राम और श्याम दोनों बिजनेस में अगर प्रॉफिट्स हुआ तो वो लोग शेयरिंग तो करेंगे, राइट? बट बिजनेस कौन चलाएगा? राम और श्याम दोनों भी चला सकते हैं, या तो राम भी चला सकता है या तो श्याम भी चला सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये होता है, देखो, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ऑल मतलब राम और श्याम दोनों भी चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट? मतलब राम कमा रहा है, श्याम के लिए भी कमा रहे हो, राइट? मतलब ये तो जिंदगी एकदम आराम होगी ना श्याम की, अगर समझ लो राम ही सारा सब कुछ कर रहे हैं मजदूरी, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है राम और श्याम के बीच में, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है? सो दिस आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या होते हैं? पहला तो उसमें एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है? एग्रीमेंट के बाद वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं वो भी मेंशन होता है वहां पे, एक लॉफुल बिजनेस खड़ा किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग कितना करना है वो भी मेंशन होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है? फिर इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, राइट? अंडर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट भी होती है, पार्टनरशिप डीड भी होती है, ठीक है? तो चलो एक एक फीचर को है ना थोड़ा ध्यान से समझते हैं, राइट? तो अभी देखो एग्रीमेंट मतलब क्या है। एग्रीमेंट इज वेरी सिंपल, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि एग्रीमेंट में जो सारे जो होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस जो होता है, मतलब समझ लो कि एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप का है ना फाउंडेशन है, ठीक है? मतलब पार्टनरशिप अगर नाम है तो एग्रीमेंट उसका आधार है, बिना एग्रीमेंट के ना पार्टनरशिप मतलब करना नहीं चाहिए। इट इज एडवाइजेबल कि पार्टनरशिप करने से पहले, पार्टनर्स को एक साथ आने से पहले एक एग्रीमेंट छोटा सा ही सही कर लेना चाहिए ताकि आगे जाके मतलब झगड़े वगैरह ना हो, ठीक है? सो एग्रीमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्टनरशिप। इट मे बी आइदर इन ओरल और इन द रिटर्न फॉर्म, मतलब एग्रीमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, बट रिटर्न फॉर्म में होना एडवाइजेबल है। बिकॉज कल उठ के ऐसा हो सकता है ना
कि अपने एक पार्टनर ने बोल दिया कि यार तूने जो बोला था मुझे तो याद नहीं है, रात गई बात गई, तो वो बातें हवा में उड़ जाती है फिर। ठीक है, तो इट्स एडवाइसेबल दैट द रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर रिटर्न फॉर्म में हो रहा है ना एग्रीमेंट, तो उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अगर दूसरा पार्टनर को कुछ नाटक हो गया तो हम लोग उसको हरा सकते हैं केस कबीला करके। ठीक है, चलो, एंड इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स वगैरह भी कुछ हुआ तो वहां पे काम आते हैं। ठीक है, द रिटर्न एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, द रिटर्न एग्रीमेंट मतलब समझ लो कि अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं हम लोग किसी पार्टनर के साथ, तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें याद रखो, मैं आपको लिख के नहीं ओरली बता रहा हूँ अभी, कि पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, द पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें होती है वो याद रखो। पार्टनरशिप डीड में होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टेलीफोन नंबर्स ऑफ द पार्टनर्स, ऑल्टरनेट टेलीफोन नंबर, प्राइमरी टेलीफोन नंबर, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है, ईमेल एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म। ठीक है, एंड इट्स मेन बिजनेस। ठीक है, मतलब ये जो पार्टनरशिप डीड है, हमारा जो पार्टनरशिप है वो करेंगे क्या, हमारा जो मेन बिजनेस है वो क्या है, वो सब भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, ये जो नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी होता है ना, सभी पार्टनर्स का भी अलग से लिया जाता है, और पूरा जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, मतलब नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द ईमेल आईडी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और इसके साथ साथ राइट मेन बिजनेस क्या है पार्टनरशिप फर्म का, वो भी मेंशन होता है। राइट, तो नेम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मेन बिजनेस, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, और नेम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर्स सभी पार्टनर्स का भी अलग से लिया जाता है इन दिस पार्टनरशिप डीड। मतलब इतना डिटेल होता है ना पार्टनरशिप डीड, तो उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। राइट, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात और क्या होती है, उसमें और भी चीज मेंशन होती है, जैसे कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाला है राइट बिजनेस के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो ही शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो एक पार्टनर ने लॉस की जिम्मेदारी ली, दूसरे पार्टनर ने लॉस की जिम्मेदारी नहीं ली, ऐसा नहीं होता है। तो जो पार्टनरशिप डीड है उसमें मेंशन होता है कि अगर हम लोग को लॉस भी हुआ या प्रॉफिट भी हुआ, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग प्रोपोर्शन और रेशियो ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अगर समझ लो मुझे कोई और बिजनेस में नया पार्टनर इन्वॉल्व करना है, तो उसका प्रोविजंस क्या है, उसके लॉज और रूल्स क्या है, वो भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। मतलब चाहे मैं नया पार्टनर को ला रहा हूँ, या तो चाहे मेरा पार्टनर बोल रहा है कि अब यार बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है और हनीमून पे जाना है अपनी वाइफ के साथ, या तो हिमालय पे जाना है। राइट, तो चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो कोई भी केस हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसमें कैसे कैसे हम लोग वर्किंग करेंगे ना, वो सब चीज भी मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। ओके, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्रॉइंग्स, मतलब समझ लो पार्टनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा उठाता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ड्रॉइंग्स कितना लगेगा ना, वो सब भी मेंशन होता ही होता है। राइट, सैलरीज कितनी होनी है, हर एक पार्टनर को कितना सैलरी मिलना चाहिए, कमीशन के लिए कितना एलिजिबल है वो लोग। राइट, ये सारी चीजें भी मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब समझ लो कि एक फर्म है, वो बहुत लॉस रन कर रही है, लॉस इतना हो गया कि अभी उसको बंद करना है, कुछ मतलब नहीं है बिजनेस रन करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो पूरा डिसोल्यूशन करने का जो प्रोसीजर होता है ना, वो भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। मतलब देखो, नाम, नंबर, मोबाइल सबसे लेके क्या क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट कितना लगेगा, ड्राइंग्स कैसे है, डेथ हो गया तो क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया पार्टनर तो क्या हो गया, नया पार्टनर लाया तो क्या हो गया, सारी चीजें मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। इसीलिए तो कहते हैं ना बॉस, कि रिटर्न एग्रीमेंट जितना रहता है ना, उतना हम लोग अच्छे से खुद को जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर आगे जाके कुछ डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग कोर्ट केस में हम लोग जीत सकते हैं। पर अगर सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन हो गया ना, तो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए और डीड के लिए। राइट, सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स, टर्म्स एंड कंडीशंस सारे के सारे मेंशन्ड होते हैं बिजनेस के इन दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, and partnership deed contains all terms and conditions of partnership and having basis of mutual relationship among the partners. It is known as a very important document. With the help of partnership deed, right, the rights, duties and the liabilities of all partners and the firms can be regulated.
and to avoid any disputes in the future, partnership deed is duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932 is always advisable. राइट, मतलब अभी जो मैंने पूरा बकवास पढ़ा वो एक टेक्सचुअल किताब की भाषा थी। इसमें सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये सारी चीजें जो होती है ना, राइट, राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गया, लायबिलिटी हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो गया, जो भी है, मतलब जो भी एक पार्टनरशिप डीड होता है ना, वो पार्टनरशिप डीड ऐसे हवा में नहीं लटकता है। वो सारे जो पार्टनर्स है, समझ लो कि राम और श्याम पार्टनर है, वो उस पर साइन करते हैं, मतलब उसका कंसेंट देते कि चलो हाँ मैं ये साइन कर रहा हूँ, मैंने होशो हवास में सारी चीजें समझ ली है और मैं उसको साइन कर रहा हूँ। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। और ये सारा जो रजिस्टर्ड है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो दिस वाज इट। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग मूव करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स, राइट, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर पार्टनर्स हो गए ना, तो उसको आप समझ लो कि वो पार्टनरशिप फर्म है, उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। अगर कोई एक सिंगल बंदा चला रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया ना, सिंगल फर्म पार्टनर वो हो गया वो। ठीक है, बट दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म है। ओके, लॉफुल बिजनेस मैंने आपको समझा दिया कि जो गवर्नमेंट के नजर में एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनैतिक अवैधिक जो होता है, गंदा बिजनेस नहीं रन करना है, एक लॉफुल बिजनेस रन करना है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये भी मेंशन होता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाले, सारी की सारी चीजें पहले से ही बोली कर दी जाती है। ठीक है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, अगर समझ लो बिजनेस में कुछ लॉस होता है, राइट, तो लॉस को भरपाई करने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी नाम की चीज वहां पे होती है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, अभी देखो आपने लॉ में और काफी सारी जगह पे ये चीजें सीख ली है कि माइनर कौन होता है, मेजर कौन होता है। ठीक है, मतलब माइनर मतलब एज लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, तो अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसका एज लिमिट अब तक उतना नहीं हुआ है तो उसको हम लोग मेजर बोल सके, वो माइनर पार्टनर है। समझ लो कि 13-14 साल का पार्टनर है वो, तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, लॉस हुआ तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि उसके जेब से भरना है उसको। जो सारी जिम्मेदारी होती है वो मेजर पार्टनर की होती है, माइनर पार्टनर की नहीं होती है। राइट, सो अनलिमिटेड लायबिलिटीज ओनली फॉर द पार्टनर्स हु आर नॉट माइनर। ठीक है, माइनर पार्टनर पे वो चीज लागू नहीं होती है। ठीक है, मतलब समझ लो कि अगर कोई क्रेडिटर्स है जिसको हमको पैसे चुकाने हैं, राइट, तो क्रेडिटर्स को पैसे चुकाने के लिए, और क्रेडिटर्स क्लेम किस पे कर सकते हैं? दे कैन रिकवर द क्लेम एंड द ड्यूज फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। उन लोग का हक है कि वो लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारे के सारे पार्टनर्स का, उनसे वो सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं। एंड इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू सेटल द क्लेम्स। ठीक है, मतलब अगर समझ लो बिजनेस का जो फर्म है, अगर कुछ क्रेडिटर है जो हम पे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को पैसा भरने के लिए हमारा फर्म में जितना पैसा अवेलेबल है वो तो हमको देना ही देना है। बट अगर वो कम पड़ा ना, तो वो जो पार्टनर है, जो मेजर है, जो माइनर नहीं है मेजर है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अटैच हो सकती है, सील हो सकती है। राइट, मतलब अगर जरूरत पड़ा, तो अगर बिजनेस का कैपिटल कम पड़ा, तो अपने को क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए अपना प्राइवेट, अपने घर से हो सकता है कि गहने गाड़ी भी बेचने का टाइम आ जाए। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। राइट, दिस इज सॉल्व बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। ओके, ठीक है, और इसमें एक और चीज है, इफ एनी पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट देन दिस लायबिलिटी इज टू बी borne बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। मतलब समझ लो कि कोई एक ऐसा पार्टनर है जो उठ गया, राइट, मतलब अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने अपना प्राइवेट बिजनेस में से निकाल के सब कुछ दे दिया, अभी वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बचा हुआ जो पार्टनर रहेगा ना, जो थोड़ा सा भी सॉल्वेंट रहेगा, उसको भी क्रेडिटर्स लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके पास से भी सब कुछ उठा के लेके जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग। एंड इसके साथ साथ हम लोग ने चलो सारे फीचर्स तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन देख लेते। तो रजिस्ट्रेशन तो मतलब कुछ नहीं यार, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। ठीक है, मतलब रजिस्टर करवाना है कि नहीं करवाना है डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। रजिस्टर हो गया तो अच्छा है, थोड़ी सी क्लैरिटी होती है बिजनेस में और आगे जाके झगड़े नहीं होते। बट फिर भी अगेन ऑप्शनल है, अगर समझ लो दो लोग बहुत अच्छा खासा भाईचारा है दोनों के बीच में और कॉन्फिडेंट है, तो वो लोग रजिस्टर वगैरह नहीं भी करवाते। ठीक है, हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज मेड कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में ही ऐसा लॉ है कि अपने को पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ता है,
अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. Registration means entering the name of partnership firm in the register maintained by the registrar after the completion of required formalities. ये होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब. ठीक है. राइट. फिर चलो जॉइंट ओनरशिप होता है, मैनेजमेंट होती है. राइट. हर एक पार्टनर जो होता है, मतलब समझ लो कि 3 पार्टनर है बिजनेस में, तो एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ठीक है. मतलब हर एक जो पार्टनर है वो जॉइंट ओनर होता है, प्रॉपर्टी जितनी भी होती है ना उसका जॉइंट ओनर होता है वो. ठीक है. पूरे फर्म का. सो एनी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन नॉट यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर पर्सनल यूज. मतलब पर्सनल यूज के लिए वो अपना जो भी है फायदे के लिए वो कुछ भी चीज ऐसे ही उठा नहीं सकते. परमिशन लगता है उसके लिए. ठीक है. कंसेंट होता है उस सब के लिए. राइट. ईच पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. So all the partners are jointly responsible for all the activities of the firm. So this is what I mean by joint ownership and the management, कि सबका साथ सबका विकास, सब लोग एक साथ होके काम करते हैं फर्म में, मैनेजमेंट के डिसीजंस में वो हिस्सा ले सकते हैं, और इसके साथ साथ उनका जो ओनरशिप है प्रॉपर्टीज के ऊपर, सारी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, एसी हो, उन सब का बराबर का ओनरशिप होता है. दे आर द जॉइंट ओनर्स, और वो लोग उसमें से कोई भी चीज बेच नहीं सकते हैं खुद के पर्सनल यूज के लिए. ठीक है. तो विद दिस वी कंप्लीटेड ऑल द 8 फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो ये अच्छे से अपने को याद रखना है. और इसके साथ साथ ना एक और चीज बहुत अच्छे से याद रख लो. राइट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? ये हम लोग ने डिस्कस तो कर लिया, बट फिर भी ये समझना बहुत जरूरी है. डीड इतना होना जरूरी है ना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होती है. राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है, सब कुछ मेंशन होता है उसमें. ठीक है. फ्यूचर डिस्प्यूट्स भी अगर कुछ हुआ तो अपने को उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. पार्टनरशिप डीड अगर साइंड होता है ना, तो फ्यूचर की सारी डिस्प्यूट्स हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ओके. चलो, सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. हम लोग ने यहाँ पे इतना तक सीखा हुआ है कि भाई क्या फीचर्स होता है पार्टनरशिप का और क्या क्या चीजें होती है. ठीक है. अभी सिर्फ एक बात याद रख लो जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, मैं आपको लिख के बताता हूँ ये चीज. ठीक है. ताकि आपको याद रहे अच्छे से. ठीक है. चलो. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. राइट. अगर समझ लो ये जो पूरा बिजनेस है, अगर उसको रजिस्टर नहीं किया गया, ठीक है, मतलब आई एम रीडिंग अ स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस. हाउएवर इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, मतलब अगर समझ लो कोई एग्रीमेंट के बिना ही पार्टनरशिप डीड चालू हो चुकी है, या पार्टनरशिप चालू हो गया है, फर्म चालू हो गया है. ठीक है. आइदर देयर इज नो एग्रीमेंट इन रिटर्न और ओरल, या तो उन लोग का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है और ओरल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है. ठीक है. मतलब इफ देयर इज नो एग्रीमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न और इन द ओरल फॉर्म, एंड द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट about the issue among the partners, then the provisions of the Indian Partnership Act 1932 section 12 and section 17 are made applicable. ठीक है. मतलब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है. ठीक है. सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 17, मतलब ये दोनों सेक्शंस कब काम आते हैं? अगर समझ लो पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, डायरेक्टली ऐसे ही पार्टनरशिप चालू हो गई थी, रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं था, या तो ओरल एग्रीमेंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही चालू हो गया, तो उस केस में अगर दो पार्टनर्स के बीच में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसका सॉल्यूशन कोर्ट कैसे करेगा? बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 17. ठीक है. तो ये जो सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 17 है, वो बोलता क्या है, ये अपने को अभी आराम से सीखना है. देखो, देखना है यहाँ पे. सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17 स्टेट्स एज फॉलोज. मतलब सेक्शन 12 और 17 की ये मान्यताएं हैं. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, सबसे पहला चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इसको हमेशा याद रखना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पे रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट ना हो,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हैज, सॉरी, if there is no agreement made then the distribution of profit has to be equally। बहुत गंदा, ठीक है, चलो ये इट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ड्राइंग्स मतलब क्या होता है। अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए अपने धंधे में से उठाया हुआ जो पैसा है उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। अभी देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। मतलब अगर समझ लो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा उठाते तो इट इज नॉट एलिजिबल टू बी चार्ज फॉर एनी इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, राइट। इफ द प्रोविजंस आर मेड इन द पार्टनरशिप डीड इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड। मतलब अगर समझ लो एक ऐसा केस होता है कि जहां पे एग्रीमेंट बना हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट है या तो ओरल एग्रीमेंट है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और वहां पे अगर मेंशन्ड है कि अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में से ड्राइंग्स करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 6% या 60%, तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट लगा सकते हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ना तो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है ना ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 और सेक्शन 17 के तहत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टनर कितना भी ड्राइंग्स करे अमाउंट, उस पर कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। सो दिस वाज इट, राइट। सो इस पे आप लोग को ध्यान रखना है। एंड इंटरेस्ट ऑन दी पार्टनर्स लोन, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मींस एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, मतलब किसी पार्टनर के ऊपर अगर कोई लोन है, राइट, टू दी फर्म, मतलब समझ लो कि पार्टनर ने पैसा उठाया है खुद के फर्म से, राइट, मतलब उसने बोरो किया, मतलब वो लोन है अभी, उसके लिए वो लोन है। सो इफ द एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन टू दी फर्म ओवर एंड अबाउ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब समझ लो कि एक पार्टनर है, उसने 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, पार्टनरशिप ज्वाइन करने से पहले। अभी समझ लो कि अगर उसने लोन उठाया है 2 लाख का, या 1 लाख के ऊपर उसने कितना भी रुपया उठाया, चाहे वो 1 लाख 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 लाख 2 रुपया ही क्यों ना हो, मतलब उसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उससे ज्यादा अगर वो कुछ भी उठाता है तो उसको 6% इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 6% ओवर एंड अबाउ दी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ चुके रहोगे कि अगर कोई पार्टनर 1 लाख ला रहा है बिजनेस में, राइट, तो 1 लाख के ऊपर अगर वो कुछ भी लोन उठाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर वो कुछ एडवांस लोन वगैरह कुछ भी लेता है तो उस पे उसको इंटरेस्ट लग जाएगा 6% का। ठीक है, ये कौन बोलता है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, चलो, तो ये था पॉइंट नंबर 3। अभी मुड़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल मतलब क्या, अपने धंधे के अंदर जो वो पैसा ला रहा है उसको, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। नाउ एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, under section 12 and section 17, no partner is received, or sorry, no partner is entitled to receive any interest on his capital contribution। ठीक है, no partner is entitled to receive any interest, ठीक है, any interest on his
कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है बिजनेस में, अगर दोनों पार्टनर से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, राइट, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। नो पार्टनर इज एंटाइटल टू रिसीव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हाउएवर इफ द प्रोविजंस आर मेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई रहती, तो अगर समझ लो तू 1 लाख रुपए ला रहा है, राइट, तो तेरे को 6% मिलेगा इंटरेस्ट, ऐसा कुछ मिलेगा, तो अगर पार्टनरशिप डीड होती तो वो वैलिडेबल होता, एलिजिबल होता वो। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो अपना लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है कोई भी पार्टनर। ठीक है, सो दिस वाज द क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप यू आर क्लियर। नाउ द फिफ्थ पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कमीशन वगैरह स्पेलिंग मिस्टेक्स वहां पे एग्जाम में मत करना। ठीक है, सो एज पर द प्रोविजंस मेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, नो कमीशंस, no allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done by the partners for the firm। मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। अगर समझ लो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है, पहले से एग्रीमेंट हो चुका है पार्टनर्स में कि चलो यू आर एलिजिबल फॉर दिस सैलरी, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कमीशन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, शिफ्टिंग अलाउंस, व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो वो मान्यता होता है उसका। पर अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है और पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो किसी भी पार्टनर का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सैलरी, फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ कमीशन और फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो सैलरी, कमीशन, allowances are allowed in cases where partnership deed has not been made or duly signed by partners। ठीक है, चलो, तो इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ चुका रहेगा ये चीज। और सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मतलब अगर समझ लो कोई बिजनेस में एक पार्टनर, नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of all partners। ठीक है, no outside person can join without the consent of all partners। ठीक है, now what is the meaning of this all partners? अगर समझ लो 4 पार्टनर्स है, 4 में से एक ने हाँ कह दिया, 2 ने हाँ कह दिया, 3 ने हाँ कह दिया, बट जो चौथा वाला है वो नो बोल रहा है, राइट, तो सारे लोगों का कंसेंट जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द लॉ सेज ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सो दिस आर द 6 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ये आप लोग को है ना बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। सेक्शन 12, सेक्शन 17 याद रखो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, वो भी याद रखो कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है रिटन और ओरल, तो उस केसेस में ऐसे जो डिस्प्यूट्स है, अगर समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग का डिस्प्यूट है, ड्रॉइंग्स का डिस्प्यूट है, इंटरेस्ट वगैरह लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, किसी भी चीज का डिस्प्यूट है ना, वो ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट याद रखो। ऑब्जेक्टिव के लिए हाईली पॉसिबल है, फर्स्ट चैप्टर में से इसी में याद आएगा आपको। ठीक है,
चलो, सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्हाट इज पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर डीड नहीं है तो उस केस में कैसे सॉल्यूशन होता है, केस कभी कैसे सॉल्व होते हैं हम लोग ने देख लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक एक चीज हम लोग ध्यान से सीखेंगे, राइट। प्रोफोर्मा कैसे होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है उसकी, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो टिल देन ऑल द बेस्ट, स्टे विद अस।